प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट चार्ट दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है वो है ब्लूम के वर्गीकरण से। और ये हमारे यूजी नेट के एग्जाम में इस बार पूछा भी गया था एक प्रश्न। तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उनमें से एक प्रश्न बना था। ठीक है, वो प्रश्न कैसे आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको यूजीसी नेट के फायदे दिए हों, मतलब क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, यूजीसी नेट का क्या फ़ायदा है, या पीएचडी आप नहीं करेंगे क्या तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, किसके जरिए बन सकते हैं बगैर पीएचडी की। तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं अभी इवनिंग टाइम्स का वीडियो में जब पक्का लेकर आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बना था। और ये मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो यूनिट 1 में ऐसा कहीं देखो दिया नहीं गया है कि आपको ब्लूम का ब्लूम का शिक्षण उद्देश्य पढ़ना है या फिर आपको गैगने का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, ऐसा दिया नहीं है। लेकिन शिक्षण का उद्देश्य की जब बात आती है तो वहाँ पर प्रश्न बनता है ब्लूम के वर्गीकरण से, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न बन ही जाता है। ये पीडीएफ आपको पता है हमारे मित्रों को जाएगी जो कोर्स वाले हैं। कुछ क्लासेस, एक दो क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ओके, यूट्यूब पर। बाकी की क्लासेस पीडीएफ हमारे कोर्स में ही होंगी। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें बता दूं मैं कि आपको शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कि शिक्षण के का स्तर देखना है। ठीक है, जहाँ पर स्मरण है ना, समझ और विचारात्मक, ठीक है, मेमोरी, अवबोध, उसको आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो वो आप तीनों को बड़े अच्छे से देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। शिक्षण की विशेषताएं आपको आना चाहिए, साथ ही साथ शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व भी आपको आना चाहिए। एक टॉपिक आता है अध्यापक केंद्रित शिक्षण और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ये भी आपको आना चाहिए। और अभी न्यू टॉपिक ऐड हुआ है जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति जो है, चाहे वो मूक्स हो, स्वयं प्रभा हो, यहाँ से प्रश्न तो पक्का बन ही जाता है। बट एक चीज़ और भी आपको देख लेना है बंधु कि शिक्षण में सहायक प्रणाली यानी जो परंपरागत और आधुनिक आईसीटी है, इनका कितना योगदान अभी शिक्षण में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनका आपको अच्छे से अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ मेन पॉइंट इसके बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लूम का वर्गीकरण जो है, तो बेंजामिन ब्लूम जो है 1913 में इनका जन्म हुआ था, 1999 में इनकी मृत्यु हुई है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में इस वर्गीकरण को दर्शाया है। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही आधारित है। जैसे एक अध्यापक पढ़ने से पहले उसे प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है, यह सब ब्लूम के वर्गीकरण की ही देन है। ठीक है, ये चीज़ें ज्ञानात्मक का मतलब हुआ कहाँ से, ज्ञान से, ठीक है, बुद्धि से। बोध का मतलब हुआ जिसका हमें क्या हो जाना, मतलब इसको बोध का मतलब हो गया कि जो हमारी समझ शक्ति आ जाए। ठीक है, समझ शक्ति के माध्यम से जो हम काम करें। और क्रियात्मक मतलब जो हमारे हाव भाव, जो हमारी एक्टिविटी है, मतलब जो हमारे बॉडी का लैंग्वेज आता है, बॉडी से जो किस बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो चीज़ हम कहते हैं वो क्रिया करके, यानी जो चीज़ हम क्रिया करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। आगे बात करते हैं तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। इसका निर्माण कार्य ब्लूम द्वारा हुआ, इसलिए इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से ही जाना जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने शिक्षण परीक्षण और अपने परीक्षणों में सफल भी रहे, उन्होंने किया ब्लूम के सिद्धांत के आधार पर ही। तो आगे बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण में क्या क्या है। संज्ञानात्मक उद्देश्य हमें देखना है, भावात्मक उद्देश्य देखना है, मनोशारीरिक या इसी को मनोसंचालित उद्देश्य भी कहते हैं, इसी को क्रियात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले किसको देखेंगे, हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव से प्रश्न आपके परीक्षा में हर बार आता है। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने बताया, ब्लूम जी ने क्या क्या बिंदुओं को बताया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति का पहला जब वर्गीकरण ये करते हैं कॉग्निटिव डोमेन का, तो इसके लिए बताते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है ना।
और हमने यहाँ देख ही लिया है, ये देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक में बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। भावात्मक में क्या होता है, तो भावात्मक में है कि बच्चे का जो संवेग है, ठीक है, उसके जो भाव हैं वो निकल कर आते हैं। और मनोशारीरिक, या इसको मनोसंचालित कहते हैं, इसको क्रियात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो इसमें से क्या, उसके बच्चे के क्रियाकलाप, उसका जो मतलब एक्टिविटी है, शारीरिक एक्टिविटी, वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले ज्ञान को, अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बाकी कोर्स में इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी, बहुत ही सरल पीडीएफ है, उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन इसके मेन पॉइंट मैं देख लेती हूँ क्या है। तो ज्ञान है नॉलेज। तो ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं की कल्पना करना असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव हो भी जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती। इसी कारण ब्लूम के वर्गीकरण में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया गया, किसको, ज्ञान को, नॉलेज को। ठीक है, हमारा प्रश्न बन जाए कि कॉग्निटिव उद्देश्य में, यानी फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य में ब्लूम ने सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना है, किसको महत्वपूर्ण माना है, तो ज्ञान को माना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है बोध है, कम्प्रिहेंसिव है। तो ज्ञान को समझना, उसके पहलुओं से परिचित होना, उसके गुण दोषों के संबंध का जो ज्ञान अर्जित हम कर लेते हैं उसी को हम बोध कहते हैं। ठीक है, आगे अनुप्रयोग है, यही वाला आपका प्रश्न आया था। ठीक है, यही वाला आपके प्रश्न में राइट आंसर लगाना था भैया, अनुप्रयोग करके, एप्लीकेशन। तो ज्ञान को क्रियान्वित, जो हम प्रैक्टिकल रूप में अनुप्रयोग कहते हैं, यानी ज्ञान का जो क्रियाकलाप हम देखते हैं ना, तो उसी का जो हम प्रैक्टिकल रूप में हम उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो अनुप्रयोग कहलाता है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसका सही तरीके से अपनी जिंदगी में लागू करना एवं उसे समस्या के समाधान निकालने प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ओके, यह ज्ञान को कौशल यानी स्किल में परिवर्तित कर देता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता भी करता है। कौन, अनुप्रयोग। ठीक है, आपके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है, आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, आपके पास बोध भी है, यानी आप कम्प्रहेंसिव भी हो, लेकिन यदि आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, तो ना तो आपका ज्ञान पता चलेगा, ना आपका बोध निकल कर आएगा, ना आप संश्लेषण विश्लेषण आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप उसको कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, जब तक आप अनुप्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, इसको प्रयोग और अनुप्रयोग दोनों कह सकते हैं। आगे है विश्लेषण करना। ठीक है, इन्होंने, अब याद रखिएगा, 6 दिए हैं, है ना, 6 इन्होंने दिए हैं ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में, और 5 दिए हैं भावात्मक के, और 5 ही दिया इन्होंने मनोसंचालित में, या फिर इसको मनोसंचालित, या फिर इसी को मनोशारीरिक भी कहते हैं, इसी को क्रियात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने संश्लेषण दिया है। फिर इन्होंने संश्लेषण में कहा कि प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्रित करना तथा उसको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। आगे इवोल्यूशन दिया है इन्होंने। तो इनका कहना है कि जब सब करने के पश्चात उस नवीन ज्ञान का हम मूल्यांकन करेंगे, और सभी क्षेत्रों में यह लाभदायक है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। कब, कैसे देखेंगे हम, मूल्यांकन के द्वारा ही। तो कहने का तात्पर्य है कि वैध यानी वैलिडिटी एवं विश्वसनीय है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। जिस उद्देश्य से ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया वह उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के सक्षम है या नहीं, मूल्यांकन द्वारा इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी भाषा में कुछ बता रही हूँ, बाकी आपको यही पढ़ना है। तो ये हो गया। एक चीज़ यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया था कि जब रिवाइज हुआ था ब्लूम का वर्गीकरण 2001 में, तो ब्लम्बू इन्होंने इनके जो मित्र हैं संशोधित किया इसका एंडरसन और कृतवोल ने। तो इन्होंने वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन किए थे। ठीक है, जिसको ब्लूम रिवाइज्ड वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कुछ रिवाइज करके स्मरण रख दिया था, समझना, अंडरस्टैंडिंग, लागू करना, अप्लाई, जैसे वहाँ एप्लीकेशन था ना, तो उन्होंने अप्लाई लिख दिया, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन, फिर रचना, क्रिएटिव, फिर इसके आगे ऐसा है, फिर भावात्मक उद्देश्य ये जो है ये तो ब्लूम का ही है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा हमें ये नॉलेज रखना जरूरी था हमारे लिए, यदि हम पढ़ ही रहे हैं तो इसका भी हमें संज्ञान हो जाना चाहिए कि जब 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम का वर्गीकरण आया था तो वहाँ पर संशोधन में क्या क्या टॉपिक रखे गए थे। तो ये टॉपिक हैं, आप एक बार इसको ग्रुप में एक बार देख लीजिएगा। और जब भावात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत, ठीक है, किसका निर्माण होता है, भाव का। तो भावात्मक उद्देश्य का निर्माण क्रेवेल और एवं मारिया ने 1964 में किया। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ निम्न बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि वह प्रत्यय या वह टॉपिक
मतलब उस प्रत्यय के प्रति छात्रों का भावात्मक रूप दिखाई देना या रूप का विकास होना, जैसे कि गुस्सा आना, प्यार आना, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि क्या है, भावात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। तो इन्होंने इसके लिए भी पांच स्टेप दिए थे। अनुकरण हो गया, रिसीविंग, ठीक है। अब अनुकरण का मतलब है नकल करना, ठीक है, करना है ना। आपने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में बिल्कुल आएगी। अब मैं यहाँ देख नहीं रही हूँ, मैं आपको इसको एक एक हेडिंग बता रही हूँ। आप कहेंगे तो ग्रुप में मैं इसका एक बार फिर से कर दूंगी, ठीक है। जितने बंधु हमारे पैड कोर्स वाले देख रहे हैं तो फिर से मैं इसका बता दूंगी, लेकिन ये है कि आपको हेडिंग पता होना चाहिए। आप एक बार पढ़ना भी बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अनुकरण हो गया। दूसरा पक्ष इन्होंने अनुक्रिया या इसी को प्रत्युत्तर भी कहते हैं, ठीक है। पहले अनुकरण करेंगे, उसी अनुकरण का हम क्या करेंगे, अनुकरण द्वारा अपनी अनुक्रिया बतलाएंगे, ठीक है। आगे हम अपनी मतलब रिस्पॉन्डिंग दिखाएंगे। फिर अनुमूल्यन या इसी को आकलन भी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना हमने आकलन का मतलब होता है सिद्ध करना, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ें चेक करना, ये बताना, मूल्यांकन करके देखना कि कोई भी बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई है। फिर संप्रत्यय आता है, फिर संगठन है, फिर चारित्रीकरण है या इसी को निरूपण भी कहते हैं। और फिर हमारा तीसरा रहता है मनोसंचालिक उद्देश्य, ठीक है। या शारीरिक या फिर इसी को मनोसंचालित भी कहते हैं, इसी को हम क्रियात्मक उद्देश्य भी कहते हैं ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार। ओके, तो इसका जो उद्देश्य निर्माण था तो सिम्पसन ने 1969 में किया था। इन्होंने ज्ञान के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पहला इन्होंने कहा कि उद्दीपन, एक शब्द लिया इन्होंने, ठीक है। उद्दीपन लिया तो उद्दीपन को बंधु आप यहाँ पर क्या प्रतिरूपता भी कह सकते हैं, ठीक है। उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तुओं से है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तत्पश्चात हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं, जैसे भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करना, ठीक है। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुआ जो हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है उद्दीपन। फिर दूसरा है कार्य करना, ये किस में है, आता है मनोसंचालिक या मनोशारीरिक उद्देश्य में आता है। फिर तीसरा आता है नियंत्रण में रहना, फिर चौथा है समन्वय के साथ रहना, अगला है स्वाभाविक नेचुरलाइजेशन, और ये एक लास्ट है आदत, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन। तो ये जो है ना ब्लूम के वर्गीकरण में, मतलब आपको एक लास्ट बात मैं बता दूं कि आपको पता है सही शिक्षण वह है जब मतलब बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो जाए। तो जब बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हो जाए, अब ये चीज़ें उसमें दिखाई देने लगे तो समझ जाइएगा कि उसमें अधिगम हो रहा है, ठीक है, वो एक सही लर्नर बन गया है। ओके, तो ये एक छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हम जल्दी ही बंधु एक कोई दूसरी क्लास भी लेकर आएंगे, बट उससे पहले कुछ क्लासेस हमारे कोर्स में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हो गई हैं क्लास स्टार्ट तो हुई है, लेकिन अभी मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी 1-2 दिन त्यौहार है, और 1-2 दिन त्यौहार के बाद जैसे ही आप फुर्सत हो जाएं। आज दुर्गाष्टमी था तो मैंने नहीं रखा, काफ़ी जगह हमारे मित्र व्रत भी रखते हैं, तो मैंने कहा कि आप त्यौहार मना लें 1-2 दिन और इसके बाद कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।